जेवियर, हर हाइनेस बहुत दूर चली गई है कि अब तुम उठ नहीं सकते। जेवियर उठते हुए कहता है हाँ हाँ। ये सुनकर तो मार्वल एकदम शॉक्ड हो जाती है और इधर उधर मुंडी करके उसे देखते हुए मन में कहती है क्या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर घास को देखती है और उसे निकालते हुए कहती है चलो पहले तुम्हें छुपा देते हैं। फिर जेवियर मार्वल को ढूंढते हुए कहता है हमारी क्यूट हाइनेस आप किधर है। ये सुनकर तो मार्वल अपने मन में कहती है मुझे जेवियर के यहाँ आने से पहले इसे छुपाना होगा। और वो सारे घास उसके ऊपर फेंक देती है, मतलब उसके मुंह पे फेंक देती है, मतलब उसको छुपाने के लिए। और वो उसके ऊपर पत्ते डाल रही होती है। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और उसे देखने लग जाता है। मार्वल उसको देखकर कहती है उसने अपनी आंखें खोल ली। वो लाल आंखें, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं उसमें फंस जाऊंगी। फिर भी जैसे आवाज आती है और हाइनेस ये नहीं चलेगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहां से रेंगते हुए जाने लग जाती है। जेवियर उसको देखकर कहता है योर हाइनेस और उसे गोद में लेकर कहता है ओ तुम तो मिट्टी से कवर हुई हो, क्या तुम्हें मजा आया। फिर जेवियर उसे गोद में लेकर जाने लग जाता है। मार्वल जाते हुए सोचती है मुझसे जितना हो सका मैंने उतना कर लिया, बहुत सारे निशान हैं, क्या वो ठीक हो पाएगा। और वो डेविल तो उसे जाते हुए देख रहा होता है और उसे देखते हुए सोचता है मैंने एक ड्रीम देखा था, एक लंबा ड्रीम जो मुझे याद भी नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे मैं अंधेरे में तैर रहा हूँ, शरीर के पहल के बिना। मैंने बेदर्दी से इंसानों का कत्ल किया, मानो कि कोई हत्या का हथियार सिर्फ कत्लेआम करने के लिए ही बनाया गया हो। हालांकि मैं एक ऐसे सपने में तैर रहा हूँ जो मुझे याद नहीं था। ऐसा कभी कभार ही होता था। एक ऐसा भी समय आया जब मुझे होश आया। फिर वो बेडियो को देखकर सोचता है मैजिक सीलिंग टूल, और वो अपनी पावर यूज कर रहा होता है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। बाहर में खड़ा हुआ एक नाइट उसे देखता है और वो सारे उसके पास आने लग जाते हैं। वो उस बेड़ी को तोड़ के खड़ा हो जाता है और वो उन सबको मार के वहां से चला जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। वो लोग कहते हैं डेविल भाग गया और उसे पकड़ने के लिए सबको तैयार कर रहे होते हैं। वो डेविल वहां छुपते हुए सोचता है ये है अरमानो प्लेस। मैं डेफिनेटली क्रेजी हो गया था। मेरे इरादों के बावजूद फिर से शुरू हुई वो भाग दौड़। लगातार हमले के एक मोड़ पर मेरा मन अचानक शांत हो गया। मैंने अपने सामने जो देखा वो था हल्की नीली आंखें। और ये वही सीन है जब मार्वल पहली बार वॉक के लिए आई थी। वो आगे कहता है एक बच्चा, जब मैं सदमे में था उस समय मेरी याददाश्त पूरी तरह से चली गई थी। मैं शायद बेहोश हो गया था। एक पहली बार था जब मुझे एक साफ दिमाग का एहसास हुआ जो हमेशा से धुलना सा था। आखिर वो क्या था। फिर आगे वहीं पे लेटते हुए कहता है मेरा खून बहुत ज्यादा ही बह गया, चलो थोड़ा आराम करते हैं। और वो वहीं अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। और ये वही सीन है जब मार्वल उसके पास आई थी। फिर वो आगे अपने मन में सोचता है अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो तुम्हारी उपचार शक्ति से मैं ठीक हो जाऊंगा। एक कमजोर सी समझ। फिर वो कुछ महसूस करते हुए कहता है क्या ये एक रैबिट है, इतना छोटा है कि मुझे इसे मारना नहीं पड़ेगा, जल्दी ही चले जाओ। और मार्वल उसके पास आ जाती है लेकिन मार्वल वहां से नहीं जाती। वो आगे सोचता है ये चीज गई क्यों नहीं, बहुत खून बह रहा है, शायद मुझे इसे भगा देना चाहिए। और मार्वल तो सारे पत्ते लेकर आके उसके मुंह पे डाल रही होती है और डेविल अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लग जाता है। और जब वो सामने देखता है और उसके सामने मार्वल होती है वो उसकी आंखों में देखता है और उसे घूरने लग जाता है। फिर उसे देखकर कहता है मेरा मन पिछली बार की तरह फिर से साफ है, साथ ही निशित का बंधन ढीला पड़ गया। फिर वो मार्वल को वहां से जाता हुआ देखता है। उसको वहां से आवाज आती है अब तो पूरी तरह से मिट्टी से कवर हो गई है, क्या आपने मजे किए। और वो डेविल उन लोग को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है ये बच्चा। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। मार्वल हमें बता रही होती है मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दिन में टहलने गई थी, इसलिए मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म था। फिर हमें मार्वल दिखाई जाती है जो कहती है मेरी पूरी बॉडी गर्म है। नैनी उसको देखकर कहती है ओ माय योर हाइनेस, उसको टच कर रही होती है। फिर लारिमा और जेवियर से कहती है लारिमा जेवियर योर हाइनेस को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाओ। फिर मार्वल चीखती है। ये देखकर नैनी कहती है आप थक गई होगी, रुकिए योर हाइनेस। फिर मार्वल याद करते हुए कहती है जैसे उम्मीद थी, क्या वापस आते हुए बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। और वहाँ बारिश हो रही होती है। नैनी जेवियर से कहती है आगे जाओ और दौड़ो। जेवियर मार्वल को कवर करते हुए कहता है योर हाइनेस एक मिनट रुकिए। फिर मार्वल आगे कहती है वापस आते ही मैंने नहाया और कपड़े बदले, मुझे लगा कि वो बस बारिश में फंस जाने का शोर मचा रहे हैं, लगता है मुझे गर्मी वाली सर्दी हो गई है जो कुत्ते को भी नहीं होगी। और वो लेटते हुए सब सोच रही होती है। फिर वहां पर एम्पर भी आ जाता है। वो डॉक्टर मार्वल को चेक करके एम्पर से कहता है वो प्रिंसेस बीमार है। ये सुनकर लारिमा जेवियर और नैनी अपना सर नीचे कर लेते हैं। उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। एम्पर मार्वल को देखकर अपने मन में सोचता है उसकी बॉडी बहुत छोटी है, हालांकि उसे बस सर्दी है, शायद वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, काश मैं तुम्हारी बीमारी ले पाता। और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो डॉक्टर एम्पर से कहता है वो हाइनेस ने दवा ले ली है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी योर मैजेस्टी। ये सुनकर एम्पर से कहता है क्या तुम श्योर हो। ये सुनकर वो डॉक्टर से कहता है हाँ उन्होंने अभी दवा ली है।
फिर ऑस्कर एम्पर से कहता है, फादर जैसा डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोगों के होने की वजह से उसका रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाहर से गुस्ताव आते हुए एकदम जोर से कहता है, माय मैजेस्टी एक इमरजेंसी है, और वो बहुत ज्यादा ही जोर से चिल्लाता है। फिर आगे कुछ बोलने जाता है, एम्पर उसको ऐसा घूर के देखता है जैसे कि उसको अभी कत्ल कर लेगा। एम्पर को ऐसा देखते हुए गुस्ताव शांत होते हुए कहता है, डैम इट, कहता है मुझे माफ करिएगा क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए मैंने चिल्लाने के बारे में नहीं सोचा। एम्पर उससे कहता है, कहो। वो एम्पर से कहता है, डेविलिन डेविल वो भाग गया। ये सुनकर एम्पर कहता है, क्या? फिर गुस्ताव आगे कहता है, विटनेस के अकॉर्डिंग वो आसानी से जंजीर से छूट सकता है और गार्ड को चकमा देकर वहां से भाग निकला। एम्पर ये सुने कहता है, क्या चल रहा है? फिर गुस्ताव आगे कहता है, खून का पीछा करते हुए वो उत्तरी दिशा के जंगल में पहुंच गया था और गायब हो गया। ये सुनकर एम्पर अपने मन में सोचता है, जिस जगह मार्वल टहलने गई थी वो उत्तरी जंगल था, शुक्र है वो मिले नहीं। फिर वो गुस्ताव से कहता है, वो भाग नहीं सकता, दरवाजों को बंद कर दो और जांच करो, बिना इजाजत के किसी को भी बाहर मत जाने देना। मार्वल के प्लेस के सुरक्षा 10 गुना और बढ़ा दो। ये सुनकर गुस्ताव से कहता है, ओ मेरा ख्याल है कि 20 गुना बढ़ा देते हैं। ये सुनकर एम्पर कहता है, गुड जॉब, उत्तर में जंगल को खोजो जहाँ हमने उसे खो दिया था। ये सुनकर गुस्ताव कहता है, जी मैं समझ गया योर मैजेस्टी। एम्पर कहता है, ठीक है तो अब तुम सब जा सकते हो। और वो सारे लोग वहां से जाने लग जाते हैं। ऑस्कर जाते हुए सोचता है, क्या वो नहीं जाने वाले? फिर हमें एम्पर दिखाया जाता है जो मार्वल का ख्याल रख रहा होता है। उसके पास हाथ रखते हुए कहता है, मार्वल बीमार मत पड़ना, छोटा और नाजुक, जब वो बच्ची बड़ी होगी तो सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार बीमार पड़ेगी। जब भी मैं इस तरह के झटके सुनता हूँ तब मुझे आत्मविश्वास फील नहीं होता है। मेरे पास महाद्वीप का सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन भले ही मेरे पास इतना सारा खजाना हो पर मैं अपने इम्पोर्टेंट लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं हर बार नाकाम हो जाता हूँ। फिर एम्परर्स की वाइफ को याद करते हुए कहता है, सियाना। फिर हमें पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें एम्परर्स की वाइफ से कहता है, शायद तुम्हें हमारे बच्चे की वजह से मुझे छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। फिर सियाना से कहती है, लेकिन आखिरकार तुमने मेरी विश नहीं ठुकराई। फिर एम्परर से कहता है, क्योंकि ये तुम्हारी विश है। ये सुनकर सियाना से कहती है, झूठे, सबसे पहले तुम हार नहीं मानते, मैं भी नहीं और हमारा बच्चा भी नहीं। मुझे इस तरह खोना बहुत मुश्किल है। और एम्परर ऐसा बोलते हुए सुन रहा होता है। फिर वो अपना हाथ उसके पास है जाते हुए कहती है, इसलिए मैं सिर्फ माफी ही मांग सकती हूँ। और एम्परर भी उसके बाजू में बैठा होता है। वो अपना हाथ उसके पास लेके जाता है। आगे सियाना उससे कहती है, मुझे माफ करना इवान। ये कहते हुए उसकी सांसें थम जाती है। एम्परर उसको देखकर कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता था। और वहाँ पर जो मेड्स होती है वो सब भी रोने लग जाती है। एम्परर सियाना का हाथ लेते हुए, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता था, और वो उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ होता है। आगे कहता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझसे माफी मांगोगी। मेरे लिए तुम्हारे आखिरी वर्ड माफी के थे, किसी प्रियजन के लिए नहीं। और एम्पर सियाना का हाथ लेके बहुत रो रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एम्पर आगे कहता है, अंत में जख्म निशान ही बनेंगे। तुम्हारे लिए सारे खतरों को दूर करने के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और परफेक्टली। लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मार्बल भी मुझे सियाना की तरह छोड़ देगी? फिर एम्पर अपने होश में आते हुए कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ? फिर मार्बल कुछ आवाज करती है। फिर एम्पर मार्बल को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी मार्बल। और वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो उसके पास आते हुए अपने मन में कहता है, मैं पापा। फिर उसे कहता है, आई एम सॉरी मार्बल, मैं पापा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा बिकॉज मैं तुम्हारा पापा हूँ। फिर हमें मार्बल दिखाई जाती है जो अपने पास्ट में होती है। वो अपने मन में कहती है, बहुत गर्मी लग रही है और चक्कर आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पड़ी हूँ, कोई मदद के लिए नहीं आता, मुझे मेडिसिन लेनी है। और वहां से उठने की कोशिश करते हुए उठती है। फिर दवा निकालते हुए कहती है, ये पुरानी हो गई है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और भी जरूरी बात, मेरे पास पानी भी नहीं है। फिर वो उस दवा को बिना पानी के ही खाने लग जाती है। फिर आगे कहती है, मेरे फादर 1 महीने से वापस नहीं आए और मदर वापस नहीं आएगी। मुझे बहुत क्यूरियस है, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं? दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनकी देखभाल करते हैं, मुझे सब कुछ अकेले क्यों करना पड़ता है? सब लोग मुझे दया भरी नजरों से क्यों देखते हैं? फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मैं हमेशा अकेली क्यों रहती हूँ? जवाब जानना चाहती हूँ। अगर मुझे पता चल जाए तो ये अकेलापन दूर हो जाएगा। हालांकि कोई भी मुझे जवाब नहीं देता और वो वहां पर एकदम अकेली होती है। फिर उससे एक आवाज आती है, बेल। वो कहती है, एक आदमी की आवाज, वो कौन है? फादर, क्या वो वापस आ गए? फिर उस पर कोई ठंडी पट्टी रखता है। वो कहती है, बहुत ठंडा है। फिर उसको आवाज आती है, माँ बेल बीमार मत पड़ना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, फिर तुम पापा के साथ खेल सकोगी। और वो एम्पर की गोद में होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है, तो क्या ये सपना है? ये सपना एक और इंसान बन जाता है, मैं नहीं, मैं यून ग्योल हूँ। उसको फिर से आवाज आती है, बिकॉज मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये सुनकर मामल अपने मन में कहती है, मेरे पास कोई फादर नहीं है। फिर उसको आगे आवाज आती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मामल आगे कहती है, तो ये मेरे फादर नहीं है, लेकिन
दरअसल मुझे यही मिठास चाहिए थी। और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो आगे कहती है, ये बस एक सपना है, लेकिन ये बहुत वार्म और इमोशनल है। अगर मैं इन शब्दों पर विश्वास करूं तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मैं विश्वास करना चाहती हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। और मार्बल के सर में वही पट्टी होती है और वो मुस्कुरा रही होती है। एम्पर उसे देखकर वो भी मुस्कुरा रहा होता है। मार्बल आगे कहती है, अगर ये एक सपना है तो वो जो भी करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। और एम्पर उसके बाजू में ही होता है। मार्बल आगे कहती है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सपना लंबे समय तक बना रहे। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मार्बल अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही होती है और वो अंगड़ाई लेते हुए सोचती है, बहुत सनी है। फिर अपने सर में टच करते हुए कहती है, ये क्या है? एक गीला टिश्यू? हाँ, मैं बीमार हो गई थी, मुझे गर्मी और चक्कर आ रहे थे, पर अब मैं ठीक हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है। फिर आगे सोचते हुए कहती है, लगता है मैंने बस सपना देखा था और मुझे कुछ याद नहीं। मैंने देखा मेरे फादर प्रकट हुए हैं। फिर आगे कह रही होती है, ठीक है, अगर वो आदमी था तो ये एक बुरा सपना होगा, मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पलटकर साइड में देखती है तो साइड में एम्परर होता है जो सो रहा होता है। वो उसे देख के कहती है, हाँ मैजेस्टी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर एम्परर उठते हुए उसे कहता है, मार्बल तुम उठ गई। और वो तो बहुत खुश लग रहा होता है उसे देखकर। फिर वो उसके पास आते हुए कहता है, मुझे देखने दो, अब तुम ठीक हो। मार्बल उसको ऐसा करते हुए देखकर मन में सोचती है, ये सिचुएशन क्या है? मैजेस्टी मेरे देखभाल क्यों कर रहे हैं? नैनी कहाँ है? और एम्परर तो मार्बल को दवा पिला रहा होता है। वो उसे कहता है, दवा कड़वी है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। मार्बल उसे देखते हुए कहती है, वो इतना बुरा क्यों नहीं लग रहा? और एम्पर तो वो दवा देखते हुए कहता है, मार्बल ने दवा पी ली। फिर मार्बल आगे कहती है, देखकर लगता है उसने ज्यादा नींद नहीं ली है। शायद वो कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। तो वो इंसान जिसने मेरी एक रात के लिए देखभाल की, वो मैजेस्टी थे। और उसकी आंखों में तो आंसू आ रहे होते हैं। एम्पर ये देखकर उसे कहता है, मार्बल, और वो तो रोने लग जाती है। एम्पर उसे गले लगाते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? और मार्बल से गले लगाए हुए सोचती है, वो सॉफ्ट कोमल हाथ और शांत आवाज, क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं? पर क्यों? क्या मैं इस प्यार की हकदार भी हूँ? ज्यादा इम्पोर्टेंट। और एम्पर तो उसके आंसू पोंछ रहा होता है। मार्बल आगे कहती है, लोगों की भावनाएं बदल जाएगी, मैंने पहले जन्म में इसका अनुभव किया था। खैर है, ये असुरक्षित लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब अपने मन में कह रही होती है और एम्पर तो उसे अपने गोद में लिया हुआ होता है। फिर सीन चेंज होता है। हमें मार्बल दिखाई जाती है जो लेटी हुई होती है। वो अपने मन में सोचती है, समर की खुशबू बहुत अच्छी है। और रनी उसके बाजू में ही होती है। वो लारिमा से कहती है, हवा आने के लिए काफी है, सारी खिड़कियां बंद कर दो। फिर लारिमा से कहती है, हाँ मैडम। ये सब सुन के मार्बल कहती है, न्यू बीमारी की वजह से मुझे ठंडी थकान महसूस हो रही है, लेकिन हवा का आनंद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उफ, मैं टहलने नहीं जा सकती, बस इतना ही, बीच में कुछ नहीं है। फिर वो आगे बता रही होती है, अगर खिलौने मुझ पर गिर जाए तो वापस कर देना। पता नहीं खिलौने सुरक्षित है या नहीं, वापस कर देना, यहाँ तक कि मेरी पसंदीदा गुड़िया भी। और ये सब एम्पर ने किया हुआ होता है। फिर वो आगे कहती है, ये मेरे लिए एक लेडी इन वेटिंग का गिफ्ट था। और एम्पर तो वो सब वहां से निकाल देता है। फिर आगे कहती है, उसे सब कुछ वापस कर दिया। और वो वहां पर अकेली लेटी हुई होती है और अपने मन में सोचती है, मुझे इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और नैनी तो मार्बल को ऐसे देखते हुए कहती है, क्या वो माय हाइनेस? आगे मार्बल कहती है, तो ये और भी ज्यादा बोरिंग है। फिर बाहर से ऑस्कर आते हुए कहता है, मार्बल मैं यहाँ हूँ। और अंदर आते हुए कहता है, आज बहुत गर्मी है ना? उसको देखते हुए नैनी उससे कहती है, आप यहाँ हो, मैं आपके लिए आइस टी लेकर आती हूँ। ये सुनकर ऑस्कर कहता है, थैंक यू। फिर ऑस्कर मार्बल को अपने गोद में लेते हुए उसे कहता है, कि आज तुम्हें मजा आया? ये सुनकर मार्बल अपने मन में कहती है, अगर ऑस्कर यहाँ है तो ऑफ कोर्स। लिसेंडो डोनावेन दरवाजे से लिस को देख रही होती है बहुत गुस्से से। और वो चिल्ला के कहती है, म्याऊ। ऑस्कर से कहता है, मार्बल तुम क्यों? और लिस तो रोते हुए कहता है, लिटिल प्रिंसेस। और वो बाहर चला जाता है। ऑस्कर उसे कहता है, और वो तो बहुत हंस रहा होता है, वो उसे कहता है, क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो? ये सुनकर मार्बल कहती है, बिकॉज तुम्हारी वजह से। बच्चे आगे ऑस्कर उसे कहता है, लेकिन मार्बल उसे नफरत मत करो। और मार्बल तो उसे देख रही होती है। फिर वो आगे कहता है, उसने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया है। मेरे स्पोर्ट्समैनशिप के टीचर बनने के बाद वो और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए वो बुरा नहीं है। और हमें बाहर लिस्ट दिखाया जाता है। हमें मेट जाते हुए कहती है, सर डोनावेन। और वो तो बहुत उदास लग रहा होता है। मार्बल ये सब सुनकर ऑस्कर को देखते हुए मन में कहती है, बच्चे मैंने उसे तुम्हारे वजह से निकाल दिया, अगर तुम उस आदमी की हिफाजत करते रहोगे तो मैं क्यों हूँ? हालांकि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन इसे ये बात समझ में नहीं आती। फिर ऑस्कर जेवियर से कहता है, क्या आप बाहर नौकर से किताब ला सकते हैं? जेवियर कहता है, हाँ योर हाइनेस। फिर वो किताब लाकर वहाँ रख देते हैं। मार्बल उस किताब को देखते हुए कहती है, हाँ इतनी सारी, शायद वो पूरा पढ़ लेगा। फिर ऑस्कर उसे देखते हुए कहता है, हाँ ये मेरा होमवर्क है, क्या तुम क्यूरियस हो? ये सब सुन के मार्बल अपने मन में कहती है, इतनी सारी क्यों है, कितना स्कैरी है, क्या ये भी पिछली बार की तरह बहुत मुश्किल है? देखते हैं। और वो किताब के पास जा रही होती है और उस किताब को देखते हुए कहती है, हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गॉड कितने अनफेयर है। अगर आप मुझे सुनने की शक्ति देते हैं
तो मुझे पढ़ने की भी शक्ति देनी चाहिए थी ना। फिर ऑस्कर जो किताब पढ़ रहा होता है उसे देखते हुए कहती है, ऑस्कर जो किताब पढ़ रहा है उसे देखो। और वो उसे देखने लग जाती है। उसे देखकर कहती है, ओ इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं। फिर वो बड़बड़ाते हुए कहती है, ये क्या है? ऑस्कर ये सुनकर कहता है, ये मैप है। और हमें वो मैप दिखाई जाती है। वो मार्बल से कहता है, रुको, पिछली बार तुम्हें किताबें पसंद नहीं आई थी। ये सुनकर मार्बल कह रही होती है, बेशक थी सीधी किताबें किसी परवाह है, लेकिन यहाँ नक्शा जानना अच्छा है। और वो वहाँ पर हाथ रख रही होती है। ऑस्कर ये देखकर उसे कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर वो उसको बता रहा होता है, ये एरमानो एम्पायर है जहाँ हम रह रहे हैं, सबसे बड़ा है ना। 500 साल से ऐसा ही है। मैंने सुना है कि उन्होंने युद्ध के जरिए अपने जमीन का विस्तार किया। फिर हमें दूसरी जगह हाथ रखती है, ये पहले वाला एवलाडो है। अरे नहीं भूल जाओ, मैंने अभी क्या कहा। और वो बात को पलट देता है और उसको दूसरी दूसरी जगह का नाम बताने लग जाता है। मार्बल ये सुनकर कहती है, ऑस्कर इतना अच्छा है, वो सिर्फ 6 साल का है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है ना। और उसको देख रही होती है और ऑस्कर तो उसे मैप बता रहा होता है। उसको देखते हुए मार्बल सोचती है, वो सिर्फ 6 साल का है पर उसे सब कुछ याद है। मैं 20 साल की हूँ पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो मैप पर इशारा कर रही होती है। ऑस्कर ये देखकर उसे कहता है, तो ये एरमानो के बाद दूसरा सबसे बड़ा किंगडम है। ये सुनकर मार्बल कह रही होती है, हाँ रिएक्शन अच्छा नहीं है। फिर ऑस्कर एकदम निराश होते हुए उसे कहता है, ये जगह ये डेविल किंगडम है। मार्बल जैसे ही सुनती है वो कहती है, अगर डेविल की बात हो तो पहली बात जो मुझे याद आती है डेविलिन डेविल। क्या वो भाग गया? फिर ऑस्कर उसे बता रहा होता है, डेविन और अरमानो के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, वो अरमानो पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर मार्बल कहती है, इसलिए जब वो अरमानो के बारे में बात करते हैं तो माहौल भयानक हो जाता है। अगर ऐसा लग रहा है तो एवेलार्डो का मोंटेगो डेविल के साथ सतर्क है। फिर ऑस्कर आगे उससे कहता है, हालांकि एवेलार्डो ने अच्छी भूमिका निभाई है। अतीत में कुछ वार हुए थे, उत्तर में एक सीमा है। और मार्बल तो ये सब सुन रही होती है। फिर ऑस्कर आगे कहता है, चट्टानों में कुछ उड़ान है और हमारे सेना हार गई, लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसा सिर्फ एक आदमी ने किया था। ये सब सुनते हुए मार्बल अपने मन में कहती है, एक आदमी ने पूरी सेना को हरा दिया था, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर ऑस्कर से कहता है, तुम्हारे से एक बच्चे से इस बारे में बात करने के कोई मतलब नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये सब सुन के मार्बल उसको देखते हुए कहती है, बच्चे तुम भी तो एक बच्चे हो, मैं समझ सकती हूँ। फिर हार मानते हुए कहती है, ऑस्कर बहुत जिद्दी है। फिर ऑस्कर उसको कहता है, मैं तुम्हारे लिए किताब पढ़ूंगा, अब मेरे पीछे आओ। और वो उसको कुछ कराते हुए कहता है, अपने हाथों को खोलो और ऐसे थामो। और वो जैसे एक्टिंग कर रहा होता है मार्बल भी वैसी कर रही होती है। ये सब करते हुए मार्बल कहती है, ठीक है, 1 साल के बच्चे को किसी देश की राजनीति के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और वो भी वैसी करने लग जाती है। दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर वो आगे कहती है, ऑस्कर के साथ खेलना मजेदार है। 6 साल के बच्चे के साथ खेलने का ये बहुत अच्छा समय है। और नैनी और लारिमा उन्हें देख रही होते हैं। लारिमा नैनी से कह रही होती है, मैडम हाइनेस प्रिंसेस के साथ खेल रहे हैं। और ऑस्कर मार्बल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो मार्बल। फिर सीन चेंज होता है। हमें मार्बल बताती है, जब गर्मी की तपिश हवाओं से उड़ जाती है, मैं आखिरकार 8 महीने की हो गई हूँ। और डॉक्टर मार्बल को चेक कर रहा होता है। और नैनी से कहता है, मिसेस अपने इमोशन साफ साफ जाहिर कर सकती है और कोई और समस्या नहीं है। नैनी उसे कहती है, मुझे चिंता है कि वो हिल नहीं सकती। इसमें डॉक्टर कहता है और हमें मार्बल दिखाई जाती है जो लेटी हुई होती है। वो अपने मन में कहती है, मैं भी सिर्फ 8 महीने की हूँ पर सब कुछ अभी भी कितना नया है। आगे डॉक्टर कहता है, हालांकि थोड़ी देर हो गई है, अब वो करवट ले सकती है और वो रेंग भी सकती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी हेल्थ टेस्ट बहुत अच्छा है, वो ठीक है। ये सब सुनकर नैनी कहती है, थैंक गॉड। और मार्बल नैनी को देखकर कहती है, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मेरे बारे में चिंतित होगी। फिर वो आगे कहती है, शायद इसलिए क्योंकि मैं बिना हिले डुले एक जगह पर रहती हूँ। मुझे उसे दिखाना चाहिए कि मैं पलट सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बच्चा कैसे बनना है। मुझे नहीं पता कि बच्चा बनने का नाटक कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगी, तो मैं बस म्याऊं की आवाज निकालती हूँ। और नैनी उसके गालों पर हाथ रख देती है। मार्बल उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, चिंता मत करो नैनी। फिर वो आगे कहती है, मैं अभी भी ऐसा दिखाती हूँ, लेकिन रात में जब सब बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाई देता है जिसमें मार्बल प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कहती है, चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फिर वो आगे कहती है, क्योंकि मैं हिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है, मुझे ये चुपचाप करना होगा। और वो तो एकदम बेबी बॉस लग रही थी। फिर वो आगे कहती है, अगर लिसेंड्रो बाहर हो और उसे पता चल जाए, ये बहुत तकलीफदा है। इस पूरे वक्त में मुझे खून की उल्टी हुई, उल्टी नहीं होती, मैंने किंग के मुंह पर उल्टी कर दी थी। रैम्पर ने कहा था हॉली वाटर। और मार्बल से देखकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो आगे कहती है, मेरी सारी हड्डियां कट कर दो। कट नहीं, मैं अपने शरीर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। रोज लकड़ी को पकड़ते हुए कहती है, इसे पकड़ना आसान है, मुझे बस अब खड़ा होना है। और वो खड़े होने की कोशिश कर रही होती है और कहती है, कम ऑन मार्बल, तुम कर सकती हो, तुम खड़ी हो सकती हो। और वो अपने आप को चेयर कर रही होती है और पूरी ताकत लगा के कहती है, तुम इसे कर सकती हो। और वो खड़ी होने की कोशिश कर रही होती है और कहती है, उस एहसास को याद करो जब तुम दौड़ सकती थी। फिर हमें एम्पर दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है
और मार्बल तो कोशिश कर रही होती है खड़े होने की, और वो खड़ी भी हो जाती है और वो खड़े होते हुए कहती है, मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं खड़ी हो गई, अब मैं खड़ी हो सकती हूँ अपने दोनों पैरों के साथ, आखिरकार। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ, मुझे दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो उसे पकड़ते हुए अपने पैरों से चलने लग जाती है और कहती है, कम ऑन, पहले इंसानों के जैसा चलो। फिर हमें कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एम्परर मार्वल के कमरे के बाहर आ जाता है, उसे देखकर लिस कहता है, माय, और वो जैसी कहने वाला होता है, एम्परर उसे रोकते हुए कहता है, मैं चुप रहूंगा, मुझे बस अपनी बेटी का चेहरा देखना है और फिर मैं चला जाऊंगा। और वो तो दरवाजे के पास आ जाता है और उसको बहुत शांति से खोल देते हैं, और जैसे ही वो अंदर देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। सामने मार्बल चल रही होती है और ये तो बहुत प्यारी लग रही है। एम्परर के हाथ में जो लालटेन होती है वो गिर जाती है। ये आवाज सुनकर मार्बल उस तरफ देखती है तो सामने एम्परर होता है और वो उसे ही देख रहा होता है। मार्बल उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो अपना हाथ वहां से छोड़ देती है। एम्परर उससे कहता है, मार्बल, और वो तो बैठ जाती है। वो दरवाजे से अंदर आ रहा होता है। मार्बल उसको देखकर कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बेचारा सारा समय लेटा रहता है, अचानक उठकर चलने लगे, मैं अब क्या कर सकती हूँ, और जो कोई भी ऐसा देखेगा उसे अब नॉर्मली लगेगा, मैं अब क्या कर सकती हूँ। तो कहो कि मेरा धोखा देने का इरादा नहीं था, मुझे तो बस सबको चौंकाने का डर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। राय कहती है, अरे मुझे बात करने तो नहीं आती, ओ माय। फिर हमें एम्पर दिखाया जाता है जो उसे देखकर कहता है, बहुत अच्छा। और मार्बल तो उसे देख रही होती है। वो आगे कहता है, तुम मेरी बेटी हो, और एकदम खुश होते हुए कहता है, मेरी बेटी जीनियस है। फिर हमें बताया जाता है सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चे जीनियस है, और मार्बल तो ये सब सुनकर एकदम सदमे में चली जाती है। एम्पर आगे उसके पास आते हुए उसे कहता है, तुम चल सकती हो। मार्बल ये सुनकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आगे कहता है, सो प्राउड मेरी डॉटर। और वो तो मार्बल के पास आ रहा होता है। मार्बल देख कहती है, नहीं प्लीज शांत हो जाओ। और एम्पर तो मार्बल को अपने गोद में लेकर उसके सर पर किस करने लग जाता है। मार्बल उसको ऐसा करते हुए देखकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो। फिर एम्पर मार्बल से कहता है, सही है, इस दिन को मनाने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा मार्बल। और मार्बल के तो सर से धुआं निकल रहा होता है। आखिर एम्पर ने उसे इतना किस किया है। फिर एम्पर कहता है, देखते हैं मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर मार्बल कहती है, क्या तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, प्लीज उठ जाओ। और एम्पर तो उसे गोद में उठाए हुए कहता है, ठीक है। लैंड वेस्टेडे के बारे में क्या ख्याल है। ये यात्रा और छुट्टियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। और मार्बल तो ये सब सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है, हाँ लैंड। और वो तो एम्पर को ही देख रही होती है। फिर आगे अपने मन में कहती है, क्या ये बीफ सूप नहीं है। हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। कोई एम्पर से कहता है, योर मैजेस्टी, कहा जाता है कि डेवलिन डेविल सीमा पर फिर से प्रकट हो गया। ये सुनकर एम्पर से कहते हैं, इसलिए उसने डेवलिन को वापस पहुंचाने में कामयाब हो गया। हम कैसा कर रहे हैं। और एम्पर तो एक मीटिंग में होता है और वो लोग ये सब बात पे चर्चा कर रहे होते हैं। फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जिसमें से कुछ नर्वस और वो आदमी चिंतित लग रहा था एम्पर को देख के। फिर वो आदमी एम्पर से कहता है, हाँ योर मैजेस्टी। फिर वो अपने मन में सोचता है, हमने ना सिर्फ डेविल डेविल को भगा दिया बल्कि हमारे सेनाओं को भी पीछे धकेला जा रहा है। ये एक बहुत मुश्किल बैठक होने जा रही है। योर मैजेस्टी गुस्सा होंगे। फिर हमें एम्पर दिखाया जाता है जो गुस्से में तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता है, वो तो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। फिर उसे देखकर कहता है, हिज मैजेस्टी के लुक्स। फिर वो कह रहा होता है, क्या मैजेस्टी आज अच्छे मूड में नहीं लग रहे। कितना अजीब है, देखो वो कितने सहजता से उन कागजों को पलट रहे हैं। सच में इसमें कोई शक नहीं है। और वो लोग तो अपने में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है एम्परर हाइनेस प्रिंसेस मार्बल का वर्क। फिर हमें वो सब दिखाए जाते हैं जो एम्परर को देख के एकदम खुश लग रहे होते हैं। कोई कहता है कितनी राहत की बात है, और वो सब तो बहुत खुश लग रहे होते हैं। फिर हमें आगे बताया जाता है 8 महीने बाद एम्परर की मार्बल से जुड़ी मिजाज के उतार चढ़ाव की आदत हो गई है। फिर उन सब में से एम्परर कोई कहता है, क्या कुछ हुआ योर मैजेस्टी, लगता है आप बहुत अच्छे मूड में है। ये सुनकर एम्परर अपने मन में कहता है, आज मैं चुपचाप उसके कमरे में गया और मुझे कुछ प्रीशियस चीजें देखने को मिली। मैं बहुत खुशकिस्मत था, वो बहुत ही प्यारी और अडोरेबल चाइल्ड है। और ये सब सोचते हुए बहुत खुश लग रहा होता है। फिर उसका जवाब देता है, मार्बल ने आखिरकार अपने पहले कदम रखे, क्या वो कमाल की नहीं है। फिर मीटिंग में जो लोग होते हैं वो लोग कहने लगते हैं, क्या वो सिर्फ 8 महीने की नहीं है। अभी तक ये नहीं सोचा था कि प्रिंसेस चल फिर रही है। और वो आदमी ये सब सुन रहा होता है और वो एक स्माइल देता है। फिर एम्पर ये सब सुन के उनसे कहता है, बिल्कुल सही, मेरी बेटी जरूर बहुत जीनियस होगी, वो जल्दी बात करने लगेगी और मुझे पापा कह के बुलाएगी। फिर आगे कहता है, और इस इम्पोर्टेंट उपलब्धि के उपलक्ष्य में मैं मार्बल को वेस्टर्न के रियासत विरासत में देने का फैसला कर रहा हूँ। ये सब सुन के तो वहाँ के लोग सारे शॉक्ड हो जाते हैं। ये सब सुन के वो कहते हैं, क्या विरासत में, वेस्टर्न की रियासत। और वो सारे तो ये सब सुन के बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और उसके बाजू में आदमी होता है फिर मन में सोचते हुए कहता है, ये बहुत रिडिकुलस है। और हंसते हुए एम्पर से कहता है, योर मैजेस्टी आप सच में मजाक कर रहे हैं। ये सुनकर एम्पर से बहुत डेंजर वॉइस में कहता है, ये मजाक नहीं है। ये सुनकर तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो कहता है, उसने कहा कि ये मजाक नहीं है, ठीक है चलो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एम्पर अपनी बेटी को अपनी निजी जमीन दे रहा है, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। फिर कोई एम्पर से कहता है,
कुछ ही महीनों में प्रिंसेस मार्बल 1 साल की हो जाएगी। ये सुनकर एम्पर कहता है, हाँ मैं इसे सुंदर अंदाज में मनाने की योजना बना रहा हूँ। और एम्पर को ऐसा देखते हुए वो दोनों ही अपने मन में सोचने लग जाते हैं। पहला वाला सोचता है कि अब तक उसने उसे जो कुछ भी दिया है वो बहुत ही सुंदर रहा है। फिर दूसरा वाला कहता है, मुझे ये जानने में डर लग रहा है कि वो आखिरकार क्या योजना बना रहा है और वो कितना सुंदर होगा। लेकिन सच कहूँ तो हम किसी भी चीज से ज्यादा उत्सुक है। हम प्रिंसेस के बर्थडे के बैंक्वेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर आवाज आती है, तो फिर ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है और एम्पर वहां से उठकर जाने लगता है। जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले मार्बल के कमरे में जाऊंगा। और गुस्ताव तो उसे कह रहा होता है, आपको तुरंत अपने ऑफिस में जाना होगा, वहाँ आपके लिए बहुत सारे दस्तावेज है, योर मैजेस्टी। और वो उसको बुलाते ही रह जाता है। एम्पर आगे अपने मन में सोचता है, तुम कभी नहीं जानते, हो सकता है कि वो अपने फादर से दोबारा मिलने के लिए सब्र से इंतजार कर रही होगी। और ये सब सोचते हुए तो एम्पर बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और गुस्ताव उसे कह रहा था, योर मैजेस्टी, पर वो उसे कहाँ सुनने वाला। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो वहाँ से उठता है और अपनी स्टिक लेके खड़ा हो जाता है और एम्पर के पास आते हुए उसे कहता है, योर मैजेस्टी। ये सुनकर एम्पर पीछे मुड़कर उसे कहता है, क्या हुआ लॉर्ड गार्डनिया। ये सुनकर वो उसे जवाब देता है, प्लीज मुझे प्रिंसेस से मिलवा दीजिए। ये सुनकर एम्पर अपने मन में कहता है, हाल ही में सब शांत रहा है। क्यों? जब अमल का जन्म हुआ तो उसने 3 महीने तक शिकायत की, वो बहुत जिद्दी है। और एम्पर तो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा होता है। फिर वो आदमी एम्पर से कहता है, 8 महीने हो गए हैं, क्या अब मैं प्रिंसेस से मिल सकता हूँ? ये सुनकर एम्पर उसे मुंह बनाते हुए जवाब देता है, वो अभी भी छोटी है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, रिपोर्ट मत करना, तुमने अभी कहा कि वो अब चल सकती है। ये सुनकर तो एम्पर का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। वो आदमी आगे कहता है, अगर तुमने ऐसा कहा है तो। फिर एम्पर अपने मन में कहता है, डैम इट, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। ये सुनकर एम्पर अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। और वो अपने मन में कह रहा होता है, लोग उसे यहाँ या वहाँ ले जाना चाहते हैं, मैं व्लाडो या उसे अपनी बेटी को ले जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे पास उसे मिलने से रोकने का कोई वजह नहीं है। बेहतर होगा कि वो उसे मिले और चुप रहे। फिर वो उसे कहता है, मैं एक ऑफिशियल शेड्यूल तय करूंगा। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है, मैं समझ गई योर मैजेस्टी। और एम्पर उसका चेहरा देखते हुए कहता है, लेकिन उसका चेहरा, बस उस चेहरे को देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने कहा था कि मैं सैना से शादी करूंगा। उस समय वो बहुत गुस्से में था। और ये सब सोचते हुए तो एम्पर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो आगे कहता है, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्बल का कमरा दिखाया जाता है। मार्बल कह रही होती है, तो ये महल कोई राज नहीं है। फिर हमें वहाँ पर मार्बल, जेवियर, लारिमा और नैनी दिखाए जाते हैं। जेवियर मार्बल को चला रहा होता है और लारिमा ये सब देखते हुए उसे कहती है, अब वो खड़ी हो सकती है, कितनी अडोरेबल है। और वो तो बहुत खुश लग रही होती है और नैनी तो उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। जेवियर इसको चलाते हुए उसे कहता है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, मैं तुम्हें थाम लूंगा। और मार्बल चलते हुए अपने मन में सोचती है, तुम तो सबको बता ही देगा। फिर आई कहती है, मत बताना, मुझे नहीं पता, अब मैं बिना छुपाए प्रैक्टिस कर सकती हूँ। फिर मार्बल थकते हुए लेट जाती है। लारिमा कह रही होती है, तुम्हारे लिए अभी चलना जल्दी है। फिर नैनी जाते हुए कहती है, ओ लारिमा और जेवियर, प्रिंसेस को ध्यान से देखो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। सुनकर जेवियर उसे कहता है, हाँ मैडम। और नैनी वहां से चली जाती है। लारिमा मार्बल से कह रही होती है, माय हाइनेस, क्या आप और टिक सकती है? इस बार मैं आपको थाम लूंगी। और मार्बल तो बहुत थकी भी लग रही होती है। फिर वो लारिमा के साथ चलने लग जाती है। फिर वो जेवियर के साथ भी चलती है और अपने मन में कह रही होती है, मुझे अभी रेस्ट करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें ये इतना पसंद है कि मैं थोड़ा और खेल सकती हूँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद लारिमा और जेवियर दिखाए जाते हैं जो थककर लेट जाते हैं और मार्बल इन लोग के साथ ही होती है। बाहर से आवाज आती है, ओ माय, लारिमा और जेवियर, तुम्हारे कपड़ों में क्या गड़बड़ है, अभी ठीक कर लो। और मार्बल तो वहीं देख रही होती है। फिर वो अपने मन में सोचती है, अजीब बात है, नैनी तो बस कपड़ों पर गुस्सा थी। फिर वो सामने देखती है, वहाँ से वही आदमी नैनी के साथ अंदर आता है। वो देखकर कहती है, कोई है उसके पीछे। फिर वो आगे कहती है, ये पहली बार है मैंने इस आदमी को देखा है, कौन है ये? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि जब मैं इस चेहरे को देखती हूँ तो मुझे दुख ही होता है कॉन्टेगो के साथ जो हुआ उसके बाद। वो बूढ़ा आदमी जिसे मैं पहली बार मिली थी, मुझे सावधान रहना होगा। और वो तो जेवियर की गोद में होती है और वो जेवियर को बहुत जोर से पकड़ी भी होती है। जेवियर उसे कहता है, क्या आपको डर लग रहा है? ठीक है, योर हाइनेस। फिर लारिमा और जेवियर उसे ग्रीटिंग देते हुए कहते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम लॉर्ड गार्डनिया से मिले। मार्बल जैसी गार्डनिया सुनती है, वो कहती गार्डनिया, और वो उधर देखती है और अपने मन में कह रही होती है, अगर ये गार्डनिया है तो मेरा लास्ट नेम भी। फिर वो आदमी मार्बल से कहता है, ये पहली बार है कि हम मिल रहे हैं माय हाइनेस, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। ये सुनकर मार्बल कहती है, गैंगपा? और अपने मन में कह रही होती है, तो मेरे पास ग्रैंडपा भी है। और जेवियर तो उसे बोलते हुए देखकर कहता है, क्या उन्होंने अभी ग्रैंडपा कहा? फिर लारिमा कहती है, हमारी प्रिंसेस जीनियस है, जीनियस। ये सुनकर मार्बल अपने मन में कह रही होती है, क्या मैंने फिर से बात की? फिर सीन चेंज होता है, हमें एम्बर दिखाया जाता है जो अपना नाखून काट रहा होता है। उसे देखकर गुस्ताव अपने मन में सोच रहा होता है, दरवाजे में देखना बंद कीजिए, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अचानक भाग जाएंगे तो क्या होगा? और वो तो इमेजिन करने लग जाता है, जिसे एम्बर कहता है,
नहीं, मुझे मार्बल से मिलना है। बटलर उसे रोकते हुए कह रहा होता है, योर मैजेस्टी, आपने मुझे अपना काम का ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया है। फिर वो एम्पर को देखते हुए कहता है, योर मैजेस्टी को क्या चिंता है? प्रिंसेस और उसके ग्रैंडपा लॉर्ड गार्डनिया की वो पहली मुलाकात है। फिर एम्पर अपने मन में सोच रहा होता है, वो ओल्ड मैन, अगर वो मिलते भी है तो कोई बात नहीं। फिर हमें बताया जाता है, रीजन ऑब्वियस है, लॉर्ड गार्डनिया और हमारे किंग वो दूसरा उम्मीदवार है जो उसकी बेटी को चुरा सकता है, और वो दोनों थे मोंटेगो और उसका ग्रैंडपा। दूसरा उम्मीदवार लॉर्ड गार्डनिया, कारण मैं दादा हूँ। पहला उम्मीदवार एवेलाडो, कारण ईश्वर का बीज। इसे हमें बताया जा रहा होता है और वो दोनों ही कहते हैं, हमें प्रिंसेस से मिलना है, प्लीज हमें उनसे मिलवा दीजिए। और एम्परर जो गुस्से से मार्बल को उन दोनों से बचा रहा होता है, जिसमें मोंटेगो कह रहा होता है, ये तो पैगंबर है, और उसका ग्रैंडपा कह रहा होता है, ये तो मेरी पोती है, और एम्परर उसे उन दोनों से बचा रहा होता है। फिर प्रेजेंट में आते हैं, गुस्ताव से देखते हुए कहता है, उनके पास आज बहुत काम है जो उन्हें करना है। फिर एम्परर से कहता है, योर मैजेस्टी, आप चिंतित है तो देख लीजिए। फिर एम्परर से कहता है, नहीं। गुस्ताव कहता है, क्यों? एम्परर उसको जवाब देता है, क्योंकि लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। ये सुनकर तो गुस्ताव उसे देखकर अपने मन में कह रहा होता है, माय मैजेस्टी, आप पहले भी ऐसे दिखते थे। मुझे तब और भी हैरानी होती है जब आप कहते हैं कि आप ऐसा नहीं दिखना चाहते हैं और लोग आपको ऐसे ही देख रहे हैं। फिर वो एम्परर से कहता है, माय मैजेस्टी, ये पहली बार है कि वो मिल रहे हैं। अकेले तो प्रिंसेस जरूर घबरा रही होगी, उन्हें भी आपकी याद आ रही होगी। ये सब सुनकर एम्परर कहता है, सच में गुस्ताव, तुम्हें भी ऐसा लगता है? और वो तो बहुत खुश लग रहा होता है। फिर गुस्ताव से कहता है, ऑफ कोर्स, चाहे कुछ भी कहे, प्रिंसेस आपकी बेटी है। फिर वो अपने मन में कह रहा होता है, तो मुझे नहीं पता, मैं उनका माइंड रीड नहीं कर सकता, मतलब मार्बल का माइंड। एम्परर गुस्ताव से कहता है, गुस्ताव, तुम बहुत अच्छे असिस्टेंट हो, तुम ही अच्छी तरह जानते हो, कमाल है। और गुस्ताव तो ये सब सुन के बहुत खुश हो रहा होता है। तो गुस्ताव अपने मन में कहता है, रुको, ये चिल्लाते हुए कहता है, क्या? मैं एम्परर दिखाया जाता है जो उसे जाते हुए कहता है, ठीक है, थैंक यू गुस्ताव। और वहां से चला जाता है। गुस्ताव अपने मन में कह रहा होता है, मेरा हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और मार्बल और उसका ग्रैंड पे दिखाया जाता है। वो मार्बल को अपने गोद में लिया हुआ होता है और वो कहता है, सियाना मेरी प्यारी बेटी है, मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी है, मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी हो, लेकिन अगर सियाना यही चाहती है, मेरे विचार मायने नहीं रखते हैं, लेकिन काश वो जब तक हो सके अपने फादर के साथ रह पाती। ये सब सुनते हुए मार्बल अपने मन में कह रही होती है, मुझे देखते ही वो रो पड़ा और उसने रोना बंद करने में बहुत वक्त लगाया। ये ग्रैंडपा कितने खुश हैं। और वो तो उसे रेंगते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। उसे देखकर उसका ग्रैंडपा कहता है, तुम तो अब बड़ी हो गई हो। मार्बल आगे कहती है, लेकिन जब वो रोना बंद कर देते हैं तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। ग्रैंडपा उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फादर कितने भयानक है? वो एक क्रूर किंग है, जिसके पास ना आंसू है ना खून। ये सुनकर मार्बल कहती है, मुझे पता है, ये अजीब है, लेकिन वो कितना क्रूर है। मैं बताती है, लास्ट लॉर्ड की कहानी कुछ ऐसी थी। सियाना गार्डिनिया, सबसे खूबसूरत वुमेन, एक आदमी ने उसे प्रपोज किया। वो किंग था, जब वो प्रिंस था तो उसने लोगों की जान की परवाह नहीं की थी। लास्ट किंग ने उसे बैटल में भेज दिया, चाहे वो मरे या ना मरे। उस किंग को सबसे बुरा माना गया था। जब उस किंग का डिवोर्स हुआ और उसने उसकी प्यारी बेटी को प्रपोज किया, मतलब एम्परर ने सियाना को प्रपोज किया था, और उसके फादर यानी लॉर्ड गार्डनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मार्बल को उसका ग्रैंडपा उसे बता रहा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सियाना को किंग क्यों पसंद है, बस इतना ही, मैंने इसकी इजाजत नहीं दी। उसे तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हें भी बेरहमी से काट दिया। ये सब बोलते हुए उसे ग्रैंडपा के हाथ कांप रहे होते हैं। मार्बल उसी को देख रही होती है। फिर कमरे का दरवाजा खुलता है और रानी उस तरफ देख रही होती है। वो उस तरफ देखकर कहती है, योर मैजेस्टी, और एम्परर को ग्रीटिंग दे रही होती है। फिर अंदर आता है। मार्बल उसे ही देख रही होती है। वो उसे कहता है, मार्बल, क्या तुम किसी अजनबी से डर रही हो? अरे पापा के साथ यहाँ आओ। और वो उसे बुला रहा होता है। ये सुनकर उसका ग्रैंडपा और एम्परर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। ये देखते हुए मार्बल अपने मन में कहती है, इन-लॉज और फादर के बीच में झगड़ा, मुझे ये पसंद नहीं है। और उसका मुंह तो जैसा बन जाता है। वो आगे कहती है, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती, मैं इन लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहती। और वो तो वहां से जाने लग जाती है और कहती है, निराशा में भाग जाओ। और नैनी उसे ही देख रही होती है। ये देखकर मार्बल कहती है, ये सही है, मुझे नैनी के पास जाना चाहिए। और वो नैनी के पास अपना हाथ करती है और अपने मन में कहती है, नैनी। ये देख के इसकी नैनी कहती है, ओ माय गॉड। और मार्बल तो उस डंडे को पकड़ के वहाँ खड़ी हो जाती है। ये देखकर नैनी कहती है, लेडी। और वो तीनों ही उसे देख रहे होते हैं। ये देखकर मार्बल कह रही होती है, हाँ, सब अचानक से। फिर वो स्माइल देते हुए कहती है, मेरे जैसा एक बच्चा। मैं फिर से बहुत तेज चलने लगी। ये देखकर वो कहता है, जरूर मेरी भतीजी, किसी ने भी इस तरह चलना शुरू नहीं किया है ना, बहुत अच्छा। फिर एम्पर कहता है, बिल्कुल सही, ये मेरी बेटी है। और वो लोग अपनी बातों में लग जाते हैं और वहाँ पे सब सुन रही होती है। फिर एम्पर आगे कहता है, अरे जरा सोचो तो, आपकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी स्वॉर्डमैनशिप का हुनर है ना? फिर उसका ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से हिज हाइनेस लिखे और मार्शल आर्ट दोनों में अव्वल रहेंगे, क्योंकि ये मेरी नेस है। ये सुनकर एम्पर भी कहता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और ये सब तो मार्बल सुन रही होती है। फिर वो कहती है, आखिर वो झगड़ क्यों रहे हैं? ठीक है, फैसला, मुझे नैनी के पास जाना है।
फिर वो वहां से पलटती है और पीछे देखी तो वो दोनों ही अपना हाथ आगे करते हैं। ग्रैंडपा कहता है इधर आओ लेडी। फिर एम्परर से कहता है बिल्कुल नहीं माबेल, तुम पापा के पास आओ। ये देखकर माबेल कहती है कितना दबाव है, सच में मैं यहाँ किसे चूज कर सकती हूँ, जबकि ये लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे मैंने किसी को चुना तो कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर हमें कोई आता हुआ दिखाते हैं। माबेल आगे सोच रही होती है अगर हाँ तो मुझे जोर जोर से रोना चाहिए, ये सब सोच रही होती है। फिर बाहर से ऑस्कर आते हुए कहता है माबेल आज दरवाजा खुला है। उसे देखकर माबेल कहती है ऑस्कर, और ऑस्कर तो उन दोनों को देखकर होता है। माबेल ऑस्कर को देखकर कहती है जोर से रोने से बेहतर एक तरीका है। फिर वो ऑस्कर के पास हाथ करते हुए कहती है इधर आओ। ऑस्कर उसे ऐसा करते हुए देखता है और उसको लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके पास आके उससे कहता है माबेल मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है, इसलिए मैं थोड़ा देर से आ रहा हूँ। और वो उसे अपने गोद में ले लेता है और आगे कहता है तुम बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही होगी है ना। और वो तो बहुत खुश लग रहा था उसे गोद में लेकर। माबेल अपने मन में सोचती है ऑस्कर मैंने तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है। लेकिन पीछे उसका ग्रैंडपा और एम्परर का मुंह, वो दोनों तो मुंह लटका लेते अपना। फिर वो आगे कहती है 6 साल के बच्चे को कोई शिकायत नहीं कर सकता है ना, तुम दोनों अपना दिमाग ठंडा करो, मैं बीच में हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। यही सब कह रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेस दिखाया जाता है जो किसी के सामने उसको ग्रीटिंग दे रहा होता है। वो आदमी उससे कहता है इधर आओ मोंटेंगो, मेरे गॉड का बीज कहाँ है। ये समय पॉप अपने मन में कह रहा होता है लेकिन मैं अपने खोज में असफल रहा, इसीलिए होली गॉड मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। फिर वो आदमी सोचते हुए कहता है बस मुझे पता है। ये सुनकर वो प्रीस्ट शॉक होते हुए कहता है हाँ। फिर वो आदमी उससे कहता है मैंने कहा कि मुझे बस पहले से पता है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम उस व्यक्ति को वापस ला पाओगे, तो स्वभाव से ही अयोग्य हो। और प्रीस्ट ये सब सुनते हुए अपने मन में कहता है वो मैं गॉड का बीज वापस नहीं ला सका, इसलिए मुझे ये अपमान सहना होगा। लेकिन क्या उसे पहले दिन से ही उम्मीद नहीं थी। फिर वो आदमी प्रीस्ट से कहता है देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो है ना, मैं तुम्हें वहाँ सिर्फ अरमानों के बारे में जानने के लिए जाने दिया था, मैं देखना चाहता हूँ कि वो गॉड के अच्छे वंश की रक्षा कर रहे हैं या नहीं। फिर वो आदमी प्रीस्ट से कहता है मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। ये सुनकर प्रीस्ट कहता है सच में। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है गॉड किंग मिखाइल एवेलाडो। एवेलाडो सरनेम वाला व्यक्ति जो सिर्फ गॉड किंग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें नैनी और लारिमा दिखाए जाते हैं। नैनी कहती है लेडी आपको क्या हुआ है, क्या कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। फिर हमें माबेल दिखाई जाती है, वो कह रही होती है बेड, उसका मतलब है दर्द हो रहा है। नैनी उससे कहती है क्या आपको दर्द हो रहा है, कुछ कहने की कोशिश करिए। और वो उसके मुंह पे कुछ कर रही होती है तो माबेल को दर्द होता है। माबेल कहती है नैनी मुझे दर्द हो रहा है, पर तुम मुस्कुरा रही हो, मुझे ना एम्पर पर भरोसा है ना ही ऑस्कर पर, मुझे तो सिर्फ नैनी पे भरोसा है। फिर जेवियर वहाँ आते हुए नैनी से कहता है नैनी क्या हो रहा है, प्रिंसेस रो क्यों रही है। नैनी कहती है ओह ये, और वो हंस रही होती है। माबेल ये देखकर कहती है नैनी फिर से हंस रही है। फिर नैनी कहती है प्रिंसेस के दांत में दर्द हो रहा है। और माबेल ये सुन रही होती है। फिर ये सुनकर बड़बड़ाते हुए कहती है दांत। फिर नैनी उससे कहती है हाँ तुम्हारे दांत। माबेल जैसे सुनती है उसके दांत, वो खुश हो जाती है और कह रही होती है ये एक दांत है, आखिरकार मेरे दांत निकल आए हैं, अगर मेरे दांत निकल आए तो मैं तुरंत बोल पाऊंगी, बात कर पाऊंगी। फिर लारिमा उसके पास आते हुए उसे कहती है मुझे नहीं पता क्या है लेकिन वो बहुत खुश है, ये वाकई बहुत प्यारा है। फिर नैनी कहती है अच्छा तो चले तैयार हो जाते हैं। फिर वो कहती है हाँ क्या वो। फिर नैनी कहती है खबर हिज मैजेस्टी तक पहुंच चुकी है, इसलिए हमें उनके वेलकम की तैयारी करनी होगी। नॉवेल कह रही होती है रियल नैनी है, एम्पर को यहाँ आने का कैसे पता चला। और वो अपना मुंह खोलती है और कहती है ये दर्द कर रहा है। उसे देखते हुए नैनी कहती है इट्स ओके प्रिंसेस, ये इस बात का सबूत है कि तुम यहाँ बढ़ रही हो। और उसके सर पर हाथ रखी होती है। फिर नॉवेल अपने मन में कह रही होती है मुझे पता है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे दर्द होगा। फिर नैनी कहती है ओ माय गॉश हमारी प्रिंसेस दर्द सहने में वाकई माहिर है। फिर नॉवेल आगे कह रही होती है फिर भी मुझे छोटी छोटी बातों पर तारीफें सुनने की आदत है, तो मुझे दांत दर्द की भी आदत हो जाएगी। फिर जेवियर उसके पास आते हुए से कहता है प्रिंसेस को रोते देखना कितना प्यारा लग रहा है, आमतौर पर रोती नहीं है इसलिए ये वाकई मजेदार है। फिर लारिमा कहती है बिल्कुल सही, चूंकि प्रिंसेस अक्सर रोती नहीं है इसलिए जब वो रोती है तो ये और भी खास होता है ना। प्रिंसेस को मुस्कुराते हुए देखना बहुत खूबसूरत है लेकिन रोते हुए वो बहुत क्यूट लगती है। जिसे सुन के मामल कह रही होती है क्या रोना प्यारा है, मैं दर्द से मर रही हूँ, तुम बिगड़ लो मैं बदला लूंगी, इसके बाद मैं कभी नहीं रहूंगी। फिर बाहर से एम्पर आते हुए कहता है माबेल, और वो तो बहुत ही खुश लग रहा होता है। उसको देखकर माबेल अपने मन में कहती है एम्पर क्या वो सच में यहाँ है, उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ आ रहा है। फिर एम्पर अंदर आता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हारे दांत निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बाहर दरवाजे पे लिसेंड्रो भी होता है। उसे देखकर माबेल अपने मन में कहती है लिसेंड्रो हमेशा मुझ पर नजर रखता है, पता चला कि उसने तुरंत एम्पर को खबर दी। फिर एम्पर माबेल से कहता है देखते हैं कि क्या होता है,
दांत तुम्हारे तो पहले से ही दांत है, इस बार मैं तुम्हें क्या दूं? इस बार मतलब मार्वल घबरा जाती है, वो अपने मन में कह रही होती है, क्या तुम फिर से बकवास बातें करने जा रहे हो? उसने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना याद है, महल के उत्तर में जंगल, फोन का किला, वेस्टर्न की डची तक मुझे पहले से दबाव महसूस हो रहा है। और वो अपने मुंह से आवाज लगाने लग जाती है। एम्पर उसे देखता है और मार्वल उसको हूँ कह रही होती है। सुनर कहता है और वो फिर से वही कहती है। एम्पर सुनकर सोचता है क्या तुम्हारा मतलब मिठाई से है? ये सुनकर मार्वल कहती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बच्चों के लिए कैंडी ही काफी है, मेरे दांत भी निकल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल फिट बैठेगा। फिर एम्पर कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें रॉयल शेफ दूंगा। ये सुनकर तो मार्वल शॉक हो जाती है। वो कहती है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कैंडी बेच के बारे में, मैंने कैंडी की बात की थी, शेफ की मांग नहीं की थी। फिर सीन चेंज होता है। गुस्ताव एम्प्रेस से कह रहा होता है, यूर मेजेस्टी, एवेलाडो से एक लेटर आया है। फिर हमें बताया जाता है, गॉड के बीच मार्वल विंटर गार्डनिया एरमानो के पहले जन्मदिन समारोह में गॉड किंग मिखाइल एवेलाडो बधाई देने आएंगे। एम्पर वो लेटर पढ़ता है और वो उसे फाड़ देता है। गुस्ताव तो ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एम्पर उसको फाड़ कर फेंक देता है। गुस्ताव कहता है, किंग क्या आप रिप्लाई देने वाले हैं? एम्पर उसको एकदम डेंजरस वॉइस में कहता है, प्लीज इसे लिखो, जाओ। ये सुनकर गुस्ताव कहता है, हाँ, और अपने मन में कह रहा होता है, हमेशा की तरह अंत में समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। फिर एम्पर वहाँ बैठे हुए अपने मन में सोचता है, जब से मोंटेगो किडनैप विफल हुआ है, उन्हें चुप देखकर मुझे लगता है कि क्या उन्होंने पहले ही हार मान ली है? इस लेटर को एवेलाडो के युद्ध घोषणा माना जा सकता है। मेरे पास एक वजह है, मुझ में अपने बेटे की रक्षा करने की क्षमता है, वैसे क्या मुझे? और वो एक स्माइल करता है और एक लेटर लिखते हुए कहता है, क्या मुझे उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए अच्छे से? फिर गुस्ताव से कहता है, गुस्ताव ये मैसेज एवेलाडो सेंड कर दो। गुस्ताव उस लेटर को देखता है और एम्पर से कहता है, क्या ये सही है, इसे ऐसे भेज देना? इसमें एम्पर कहता है, हाँ ये सही है। पार्टी स्टार्ट होने में 2 महीने बाकी है। गॉड किंग को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पर्सनली यहाँ आ रहे हैं, हमें भी तैयारी करनी होगी। फिर वो उस लेटर में लिखता है, सचमुच स्वागत है, गॉड किंग के विजिट का इंतजार है। फिर वो गुस्ताव से कहता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मावल बता रही होती है, बाहर वो बिजी फुटस्टेप्स, माहौल अजीब तरह से उत्साहित है क्योंकि आज मेरा फर्स्ट बर्थडे है। फिर हमें नैनी और मार्बल दिखाए जाते हैं। नैनी मार्बल से कह रही होती है, यहाँ माँ हाइनेस, चलिए तैयार होते हैं। नैनी मार्बल को बैठा देती है। मार्बल जैसे ही सामने देखती है तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है। वो आईने में खुद को देखकर कहती है, वाह, मैं पहली बार खुद को देख रही हूँ। बैठते समय मैं क्यूरियस थी। फिर अपने बालों को टच करते हुए कहती है, तो मैं ऐसी दिखती हूँ? सच कहूँ तो मुझे खुद ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन कितना क्यूट है। अब मुझे समझ आया कि लोग मुझे इतना तोल क्यों देते हैं। फिर वो आगे कहती है, लेकिन ऑस्कर और किंग के बाल चांदी के हैं, लेकिन मेरे बाल पिंक है। और वो अपने आप को बहुत ध्यान से देख रही होती है। फिर वो आगे कहती है, हाँ मेरी आंखें किंग जैसी है, और तो और अब मेरे 4 दांत भी है। ये सब करते हुए लारिमा उसको देख रही होती है। वो हंसते हुए कहती है, जरा सोचो, क्या आपने पहली बार आईना देखा है? क्या आपको पता है आप कितनी अडोरेबल हो? मुझे डर है कि आईना टूट जाएगा, इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ। आज तो मैं इसे लगभग भूल ही गई हूँ। फिर जेवियर को देखकर कहती है, तुम यहाँ हो? जेवियर उसे कहता है, हाँ, हिज हाइनेस के कागज पर ड्रॉ किया है, इसलिए किंग ने हमें इत्तला करने को कहा है। ये सब सुन के माबिल कहती है, वो क्यों? छोड़ो, ऐसा दिखाओ कि मैंने सुना ही नहीं है। फिर नैनी लारिमा से कहती है, लारिमा अगर तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनकर लारिमा कहती है, हाँ मैडम। फिर नैनी आगे कहती है, माय हाइनेस आज के लिए स्पेशल ड्रेस है। फिर माबिल उस ड्रेस को देखती है। वो ड्रेस बहुत प्यारी होती है। लारिमा कहती है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखकर माबिल अपने मन में सोचती है, वाह, मैं इसे पहनूंगी। फिर वो नैनी को अपना हाथ देती है और आगे कह रही होती है, मेरी जैसी गरीब इंसान के लिए ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। हालांकि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इसे और नहीं पहन पाऊंगी। वो इसे इतने मुश्किल से क्यों पहनाती है? फिर नैनी उसको पहनाते हुए कहती है, मैं इसे आपको पहना देती हूँ। फिर उसको तैयार करने के बाद उसके बाल संवार रही होती है, जिसमें वो कहती है, तुम्हारे बाल इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? ये एम्प्रेस जैसे हैं। और माबिल उसे सुन रही होती है। फिर वो अपने मन में सोचती है, तो ये रंग मेरी माँ का है। और वो तो थोड़ी सैड लग रही होती है। फिर वो आगे कहती है, कभी कभी मैं अपने माँ के बारे में कहानियां सुनती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। फिर नैनी उसको तैयार कर देती है, कहती है, हो गया, गुड जॉब माय हाइनेस। और माँ तो बहुत प्यारी लग रही होती है। उसको देखकर लारिमा कहती है, ओ माय गॉड माय हाइनेस। और जेवियर भी उसे ही देख रहा होता है। फिर लारिमा उसके पास बैठते हुए कहती है, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। और उसको गले लगाने जा रही होती है। जेवियर आगे आगे कहता है, तुम उसे गले लगाना चाहती हो, है ना? नहीं, तुम उसकी ड्रेस खराब कर दोगी। ये सुनकर लारिमा कहती है, क्या? फिर बाहर से दरवाजा खुलता है। वहाँ से एम्पर अंदर आता है और ये तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और वो तो अंदर आ जाता है। सामने माबिल को एकदम प्यार से देखकर कहता है, माबिल। और माबिल एम्पर को देखते हुए अपने मन में सोचती है, वाह, जब वो ड्रेसअप होता है तो वो अलग दिखता है। और वो उसे ही देख रही होती है। और एम्पर तो उसे अपने हाथ में ले लेता है और उसे एकदम प्यार से देख रहा होता है। फिर उसे ऊपर उठाते हुए एकदम प्यार से कहता है, हैप्पी बर्थडे माबिल। माबिल ये सुनकर कहती है, बर्थडे,
सही कहा, आज मेरा बर्थडे है। मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। जब मैं छोटी थी तो कोई मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहता था। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और अगर मुझे कोई प्रेजेंट मिलेगा तो मुझे उस व्यक्ति की यादों को फिर दोहराना होगा। तो बर्थडे मनाने का एहसास कुछ ऐसा होता है। कितना अजीब है। ये सब सोच रही होती है। फिर एम्पर उसे लेकर जा रहा होता है और उसे बुलाते हुए कहता है, माय मैजेस्टी जल्द ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो माबेल उसे ही देख रही होती है। फिर एम्पर उसे कहता है, ऑस्कर कहाँ है? गुस्ताव उसे जवाब देता है, वो लॉर्ड डोनाविन के साथ है। फिर माबेल गुस्ताव को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे वो मरने वाला है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, कितना पेनफुल है। फिर गुस्ताव को इमेजिन कर रही होती है। फिर गुस्ताव कहता है, नहीं, ये क्लियर है कि मुझे मैजेस्टी की सेवा करने के लिए थका हुआ होना होगा। माबेल उसको देखते हुए कहती है, वो ट्रबल बॉस, क्योंकि किंग खुद पर काबू नहीं रखता। तो उसको चिल्लाते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, तुम कर सकते हो। माबेल को चेयर करते हुए देखकर एम्पर कहता है, उस आदमी को देखना अच्छा नहीं लगता माबेल। फिर वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे गाने की आवाज आ रही होती है। एम्पर माबेल से कहता है, यहाँ पर माबेल। और माबेल तो उसे पकड़ी हुई होती है। वो अपने मन में सोचती है, मैं क्या करूँ, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मैं अब तक बस 10 लोगों से भी नहीं मिली हूँ। दरवाजे को खोलने के बाद बहुत से लोग मेरी तरफ देखेंगे। वो नजरें। एम्बर तो माबेल को लेकर सीढ़ी से उतर रहा होता है और वो सारे अपने सर नीचे झुका देते हैं। माबेल सबको देखकर कहती है, सो स्कैरी। एम्बर माबेल को देखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक नहीं है माबेल। क्या तुम डरी हुई हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें अपना बेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें उन्हें देखने की जरूरत है। ये सुनकर माबेल उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है, 1 साल के बच्चे से तुम्हें ये कहना चाहिए। जब वो ईमानदार होता है तो वो और भी अनबिलीवेबल लगता है। इसकी बदौलत मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। फिर एक आदमी कहता है, द सन ऑफ एम्पायर किंग और मार्बल विन। वो जैसे ही आगे कहने वाला होता है, एम्पायर उसे एकदम घूरते हुए देखकर कहता है, विंटर भूल जाओ। ये सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ हाँ। फिर वो आगे कहता है, द सन ऑफ एम्पायर किंग और मार्बल गार्डन या अरमानो आ रहे हैं। फिर वहाँ पे लोग दिखाए जाते हैं। मार्बल उन लोगों को देखकर कहती है, सब चुप है। फिर वो उधर देखते हुए कहती है, ये थ्रोन है। फिर हमें वो सीट दिखाई जाती है। उसे देखकर मार्बल कहती है, ये चेयर्स मेरे और ऑस्कर के लिए हैं। इस पोजीशन से मुझे बहुत दबाव महसूस हो रहा है। उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर मार्बल को एम्पर कहता है, यहाँ बैठो, और वो उसे थ्रोन पे बैठा देता है। ये देखकर मार्बल कहती है, हाँ। और एम्पर तो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर पीछे पलट के उन सबसे कहता है, अपना सर नीचे झुकाओ। और मार्बल तो शॉक्ड लग रही होती है। फिर एम्पर उन सबसे कह रहा होता है, मेरी प्यारी बेटी, आज मार्बल के पहले बर्थडे पर आप सबका स्वागत है। और वो सारे थोड़े से कंफ्यूज लग रहे होते हैं। और मार्बल तो अपने मन में सोचते हुए कहती है, मैं थ्रोन पर क्यों बैठी हूँ? और वो सारे भी हैरानी से उधर देखने लग जाते हैं। मार्बल उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचती है, सब शॉक्ड है। राइट, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? ये मेरी सीट नहीं है। फिर एम्पर सामने उस प्रीस्ट को देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मार्बल एक जीनियस लड़की है जो 3 महीने बाद ठीक हो सकती है और 8 महीने बाद चलना शुरू कर सकती है। आप लोगों को ये देखना चाहिए। और पीछे तो मार्बल अपने सर पर हाथ रख देती है। फिर वहाँ पर ऑस्कर, उसका दादा और नैनी होते हैं। दरवाजे के पीछे लिसेंडर होता है। फिर मार्बल को देखते जो अपने मन में सोच रही होती है, ये बहुत एम्बेरसिंग है, मैं गायब होना चाहती हूँ। फिर एम्पर उधर देखते हुए कहता है, तो प्रिंसेस के बर्थडे पर आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप पार्टी एंजॉय करेंगे। और वो उन प्रीस्ट की तरफ देखते हुए सब कह रहा होता है। जब सुन के मार्बल कहती है, एम्बेसिस एवेलाडो शायद उनमें से एक, मोन्टेंगो। तो थोड़ी घबरा जाती है। फिर एम्पर उसके पास आते हुए उसे कहता है, मार्बल, जिस बुरे आदमी ने तुम्हें ले जाने की कोशिश की थी उसका सफाया हो गया है और अब उसे अरमानों की सीमा पार करने की इजाजत नहीं है। तो चिंता मत करो। उसी गाल को टच करने लग जाता है। मार्बल अपने मन में सोचती है, अच्छा, थैंक गॉड। फिर वॉल में गाना बजता है। वो सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से ऑस्कर आगे आते हुए कहता है, मार्बल। और वो तो बहुत खुश लग रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, आज तुम सच में बहुत प्रिटी लग रही हो। फिर मार्बल उसे बड़बड़ाते हुए कहती है, तुम भी प्यारे लग रहे हो। ऑस्कर ये सुनता है। फिर उसे कहता है, तुम्हें पता है क्या ऐसा है? फिर मार्बल गुस्से से कहती है, हाँ, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। फिर आगे ऑस्कर उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे मार्बल। मार्बल ये सुनती है और कहती है, फिर ऑस्कर आगे कहता है, दरअसल मैं पिछली बार ही तुम्हें बर्थडे विश करना चाहता था, लेकिन फादर ने कहा कि तुम पहले खाना चाहती हो, इसलिए उन्होंने बैंड लगा दिया। मार्बल ये सुन के अपने मन में कहती है, ये बहुत ही बचकाना है एम्परर। और एम्पर तो ऑस्कर को ही देख रहा होता है। वो उससे कहते हैं, ऑस्कर। फिर ऑस्कर कहता है, इसकी वजह मैं तुम्हें पहले एक तोहफा दूंगा। ये सुनकर मार्बल अपने मन में कह रही होती है, ओ, उसने मेरी बातों की परवाह नहीं थी। गुड जॉब बच्चे। फिर ऑस्कर उसको एक नेकलेस दिखाता है। मार्बल देखकर बड़बड़ाते हुए कहती है, नेकलेस? फिर ऑस्कर मार्बल को नेकलेस पहनाते हुए कहता है, ये पहला तोहफा है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया है मार्बल। फिर वो उसे पहनाकर पूछता है, क्या तुम्हें पसंद आया? मार्बल कहती है, और अपने मन में सोच रही होती है, बर्थडे का तोहफा कितना अनजाना है। और वो उस नेकलेस को देख रही होती है। फिर ऑस्कर उससे कहता है, और यहाँ रखी सारी चीजें मार्बल के बर्थडे का तोहफा है। ये सुनकर मार्बल वहाँ देखते हुए कहती है, सब जगह? क्या ये बर्थडे पार्टी की सजावट नहीं है? लगता है क्रिसमस के लिए सजाया गया है। ये प्रेजेंट उन लोगों ने भेजे हैं जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ। लगता है उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है। कितना स्ट्रेसफुल है।
फिर एम्पर कहता है, ओ गॉश तुम कुछ प्रेजेंट की वजह से परेशान हो, है ना? ये सुनकर मार्बल अपने मन में कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आखिर एम्पर को कब समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर एम्पर अपने सीट से उठते हुए मार्बल से कहता है, चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। फिर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। फिर सामने उन सबके बीच में प्रिंस लोगों को देखता है जिसमें से वो किंग स्माइल कर रहा होता है। मार्बल अपने मन में सोच रही होती है, हाँ मैं उन आंखों की रोशनी को महसूस कर सकती हूँ। कौन है ये, मुझे ऐसा कौन देख रहा है? फिर एम्पर वहां पर अनाउंस करता है, मिसेस के फर्स्ट बर्थडे पर मुझे एक घोषणा करनी है। फिर वो मार्बल के पास आता है और उसे कहता है, मार्बल मैं तुम्हें ये कंट्री दूंगा। ये बोल के एम्पर खड़ा हो जाता है। मार्बल जैसे ही सुनती है वो कहती है, क्या? रिसेंटली मैंने कुछ सुना अभी। ये एक सपना है राइट? ये सिर्फ एक सपना है, इसलिए एम्पर ने कुछ बेतुकी बात की है। सपना, मैं सपने में हूँ। फिर एम्पर कहता है, मैं थ्रोन वापस करूंगा। और मार्बल तो कह रही होती है ड्रीम। वो आगे कहता है, मार्बल गार्डन या अरमानों को। मार्बल जैसी ही सुनती है अपने मन में कहती है, ओ माय गॉड। और वहाँ पे लोग दिखाए जाते हैं जो कुछ ये सुनकर चौंकते हुए होते हैं। फिर हमें प्रीस्ट लोग दिखाए जाते हैं जिसमें से किंग को कोई कहता है, योर हाइनेस, ये तो अब हम गॉड के बीच को दूर ही ले जा सकते हैं। और ये सुनकर तो वो किंग स्माइल करता है। फिर एम्पर दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने इस पल का बहुत समय से इंतजार किया था। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन बताया जाता है जिसमें एम्पर मार्बल के दादा को बोल रहा होता है, मार्क्वेस मैं मार्बल को एम्पर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहता है, इतनी अचानक क्यों? योर हाइनेस गार्डियन की उत्तराधिकारी है। फिर एम्पर उससे कहता है, एवेलाडो मार्बल को ले जाने के लिए हर दिन लेटर भेजते हैं। ये सुनकर वो कहता है, एवेलाडो? फिर आगे एम्पर कहता है, भविष्यवाणी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना। मैं एवेलाडो को अपनी बेटी को ले जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर भी मुझे मार्बल को ले जाने के लिए उसे जड़ी काटने का किताब देना होगा। अगर मार्क्वेस को आपत्ति नहीं है तो तुम मार्बल को फिर कभी नहीं देख पाओगे। फिर तुम क्या करोगे? ये सुनकर वो अपने मन में कहता है, क्या तुम मेरी पोती को ले जाने का इरादा रखते हो? फिर एम्पर उसे कहता है, अगर गार्डियन के मार्क्वेस भी मुझसे सहमत होते तो कौन विरोध करने की हिम्मत करता? फिर कुछ टाइम बाद एम्पर अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने मार्क्वेस गार्डिनिया को मना लिया। उसके बाद फिर वो ऑस्कर को देखता है जिसमें ऑस्कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो पीछे मुड़कर वहां से आता है और कहता है, हेलो किंग। फिर एम्पर अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ सिर्फ मैं और वही है। और वो अभी भी एक अडल्ट जैसा दिखता है। लगता है उसे बहुत कम उम्र में ही शिक्षा दे दी गई थी। ये जानते हुए कि ऑस्कर डोनाविन के पालन पोषण में दबाव महसूस करता है, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। फिर वो ऑस्कर से कहता है, ऑस्कर चलो बाहर चलते हैं वॉक करने के लिए। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और ऑस्कर और एम्पर एक जगह बैठे होते हैं। एम्पर कहता है, ऑस्कर। ये सुनकर ऑस्कर कहता है, हाँ। फिर एम्पर से पूछता है, क्या तुम सच में एम्पर बनना चाहते हो? ये सुनकर ऑस्कर थोड़ा हैरान होता है। वो थोड़ा सैड होते हुए कहता है, वो मैं तो नहीं जानता। हर कोई कहता है कि आप निश्चित रूप से एम्पर बनेंगे, इसलिए आप इसकी हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं। फिर वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सुना चाहूंगा। अगर मॉम एंड डैड चाहेंगे तो मुझे उस पद के लिए आगे आना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे एक्सेंस का यही मीनिंग है। फिर वो एम्पर से कहता है, ये कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि मैं इस पोजीशन पे रहना चाहता हूँ या नहीं। ये सुनकर एम्पर बहुत सैड होते हुए कहता है, मेरा वो पोजीशन मार्बल को सौंपने का इरादा है। और वो ऑस्कर के सर पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, अगर मार्बल एम्पर बन जाती है तो एवेलाडो उसे छीन नहीं पाएंगे। और ऑस्कर तो ये सुन रहा होता है। फिर एम्पर आगे कहता है, लेकिन मैंने ऑस्कर को ये हमेशा अगला एम्पर माना है। अगर तुम ये पोजीशन चाहते हो तो मैं बिना कुछ कहे ये प्लान छोड़ दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरा रास्ता भी ढूंढ सकता हूँ, तो क्या तुम अपनी इच्छा बता सकते हो? फिर ऑस्कर उससे कहता है, मैं सहमत हूँ। ये सुनकर एम्पर हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, दूसरी बार सोचो। फिर ऑस्कर कहता है, खैर जब तक मार्बल खतरे में नहीं है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर मार्बल एम्पर बन जाती है, और एम्पर तो उसे बहुत हैरानी से देख रहा होता है, वो कहता है, मैं मार्बल का गार्डियन नाइट बनूंगा। और वो तो बहुत खुशी से कह रहा होता है ये। फिर एम्पर से कहता है, तो प्लीज जो आप चाहते हैं वो करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्पर दिखाया जाता है और वो टी पी रहा होता है। उसने तो ड्यूक को मनाने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार किया था। फिर वो उसे कहता है, तुम आपत्ति क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि आप भी यही मान रही है कि ऑस्कर ही उत्तराधिकारी होगा। फिर पैसिफिका अपनी टी का कप नीचे रखते हुए कहती है, ऑस्कर एम्पर नहीं बनना चाहता। हालांकि वो जल्दी सीख जाता है, फिर भी उसे तलवार चलाने का हुनर है। और एम्पर तो ये सुन रहा होता है। फिर वो आगे कहती है, और भी क्या उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि वो एम्पर नहीं बनना चाहता? और वो तो स्माइल कर रही होती है। फिर एम्पर अपने मन में कहता है, क्योंकि शिक्षा हमेशा लिसेंड्रो द्वारा दी जाती है, मुझे लगता है कि उसे ऑस्कर की परवाह नहीं है। फिर वो ड्यूक से पूछता है, क्या तुमने पहले ऑस्कर से बात नहीं की? ये सुनकर वो जवाब देती है, मैंने एक हफ्ते से ज्यादा समय से ऑस्कर को नहीं देखा है। फिर एम्पर अपने मन में कह रहा होता है, पता चला कि वो ऑस्कर को किसी से भी बेहतर जानती है।
फिर एम्परर अपनी मीटिंग में भी उन सबको बताता है, जिसमें वो लोग यही बातचीत कर रहे होते हैं। फिर एम्परर आगे कहता है, इन द सेम ऑर्डर, मुझे सहमति मिल गई और मैं आज तक का इंतजार करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एम्परर उस किंग को देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो? फिर एम्परर कहता है, मैं ये थ्रोन मार्बल गार्डन या अरमानो को देता हूँ। ये सुनकर तो वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उनमें से कोई कहता है, मार्क्वेस ये सब क्या है? फिर दूसरा कहता है, वो थ्रोन प्रिंसेस को दे रहे हैं। फिर मार्क्वेस कहता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और ड्यूक तो अपना ड्रिंक पी रही होती है और उसके पीछे जो होते हैं वो लोग ड्यूक को देखकर कहते हैं, थ्रोन स्मॉल प्रिंसेस को मिल चुका है। लेकिन ड्यूक डोनावेन ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि ये कुछ नहीं है। ये पोजीशन तो नंबर 1 को मिलनी चाहिए थी। फिर उनमें से उस किंग को कोई कहता है, सर अगर ऐसा है तो हम प्रिंसेस को एवेलाडो नहीं ले जा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? फिर किंग कहता है, नहीं। वो प्रीस्ट ये सुनकर कहता है, हाँ। फिर किंग कहता है, उसे अभी वहां नहीं ले जाया जा सकता। मैं देख सकता हूँ उस छोटे से शरीर के अंदर डिवाइन पावर है जो चैन से सो रहा है और जागने के समय का इंतजार कर रहा है। फिर भी मुझे कोई ऐसा मौका बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अपने मन में सोच रहा होता है तो वो प्रीस्ट देख रहे होते हैं एकदम हैरानी से। फिर किंग कहता है, इस बार मैं नाम वापस लूंगा। ये सुनकर वो प्रीस्ट आते हुए कहता है, लेकिन जो किंग उससे कहता है, अगर तुम उस एम्परर से जीत सकते हो जो अपनी बेटी के लिए पागल है तो उसे खुद ले जाओ। एम्परर ने हमें रोकने के लिए अपनी गद्दी 1 साल के प्रिंसेस को सौंप दिया है। ये सब सुन के वो प्रीस्ट कहता है, लेकिन सर क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? वो ऊपर देखता है, एम्परर तो स्माइल कर रहा होता है और वो एम्परर को देखते हुए कहता है, आई डू। ये सुनकर वो प्रीस्ट कहता है, हाँ। फिर किंग कह रहा होता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। ये सुनकर उसके बाजू वाला प्रीस्ट कहता है, वो पागल। और वो सारे प्रीस्ट उसे देख रहे होते हैं। फिर वो किंग मार्वेल को देखता है और कह रहा होता है, फूल कब खिलेंगे? मुझे उस पल उसकी क्षमता पता चल गई। फिर वो उधर देखते हुए कहता है, गॉड का बीज, तुम अपने आप को हर्ट करोगी और एंड में मुझे ढूंढने के लिए खुद आओगी। फिर वो कहता है, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके आसपास के लोगों को पागल कर देती है। एम्परर दिखाया जाता है जो उसे देखते हुए कहता है, उसका रिएक्शन वो अभी भी परेशान करने वाला है। फिर वो एक स्माइल करते हुए सोचता है, कितनी अफसोस की बात है, अगर हम हंगामा करेंगे तो देशों के बीच समस्या पैदा होगी, इसलिए हमें शायद निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मैं अभी काफी ठीक होकर आया हूँ, अभी के लिए मुझे मार्बल की सुरक्षा करनी है। तो मार्बल को देखते हुए सोचता है, बस दिक्कत यह है कि मैंने अभी तक उसके विचार नहीं पूछे हैं। लेकिन 1 साल की मार्बल इस स्थिति को समझ ही नहीं पाएगी। अब वो कुछ भी सुन या समझ नहीं पा रही है। फिर हमें मार्बल दिखाई जाती है जो अपने सर को पकड़ लेती है और वो कहती है, मैं एम्परर हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहती है, नहीं। उसको ऐसा देखकर एम्परर कहते हैं, मार्बल। और मार्बल तो जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर नैनी वहाँ पर भागते हुए आती है और मार्बल तो रोते हुए कह रही होती है, मुझे से नफरत है। फिर नैनी वहाँ आ जाती है और कहती है, योर हाइनेस। और उसके पास बैठते हुए कहती है, आपके साथ क्या हुआ है? मार्बल रोते हुए कहती है, मैं ये नहीं चाहती। और अपने मन में कह रही होती है, मैं आज ही 1 साल की हुई हूँ और तुम परेशान करने वाले बदमाश। फिर वो ऑस्कर को देखते हुए कहती है, ऑस्कर के बारे में क्या? और ऑस्कर तो उसे कह रहा होता है, मार्बल तुम रो क्यों रही हो? फिर उसे देखते हुए सोचती है, वो बच्चा एम्परर बनने के लिए हर दिन इतनी मेहनत करता है। फिर वो सामने देखती है, वो सब में से कोई कहता है, मिसेस रो रही है, क्या वो भीड़ को देखकर डरती है? फिर मार्बल कह रही होती है, सब क्या कर रहे हैं, वो बस खड़े होकर देख सकते हैं। एम्परर ने तो कंट्री 1 साल के बच्चे को सौंप दिए है, इसलिए आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों क्यों? फिर एम्परर मार्बल को सर रोते हुए देखता है और नैनी के पास आके उसको कहता है, पहले मार्बल को महल में वापस ले जाओ। ये सुनकर नैनी उसको कहती है, यस योर मैजेस्टी। और मार्बल तो रो रही होती है। वो कहती है, सीरियसली क्यों? फिर हमें मार्बल का कमरा दिखाया जाता है और वो उठते हुए सोचती है, मॉर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है। फिर हमें मार्बल दिखाई जाती है जिसकी आंखें सूजी हुई होती है। वो अपने मन में सोचती है, मैं बहुत रोई हूँ, मुझ में अभी कोई ताकत नहीं बची है। फिर उसको आवाज आती कोई कहता है, अब हम प्रिंसेस को क्या कहेंगे, हर मैजेस्टी? अभी तक उनका ऑफिशियल राज अभिषेक नहीं हुआ है, क्या हम उन्हें सिर्फ प्रिंसेस कह सकते हैं? ये सुनकर मार्बल अपने मन में कहती है, तो कल जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, उसने अपना थ्रोन मुझे क्यों सौंप दिया? और वो ब्लैंकेट को जोर से पकड़ते हुए कहती है, ग्रैंडपा ने शायद मुझे गार्डेनिया के उत्तराधिकारी एम्प्रेस माना होगा। शायद ऐसा इसलिए भी रहा होगा क्योंकि एम्परर के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसा व्यक्ति कल इतना शांत कैसे था? ऑस्कर भी ज्यादा हैरान नहीं हुआ। ड्यूक डोनावेन भी शांत रही, जबकि उनके बेटे की गद्दी उनसे छीन ली गई। कैसे? शायद सबने तो पहले ही इसकी योजना बना ली थी, मुझे छोड़कर। फिर वो अपना हाथ जोर से पटकती है और चिल्लाकर रोने लग जाती है। ऐसा देखकर लारिमा और ज़ेवियर उसे देखते हैं और उसके पास जाते हुए कहते हैं, योर हाइनेस। और मार्बल तो बहुत ज्यादा ही जोर से रोने लग जाती है। फिर ज़ेवियर उसे गोद में लेते हुए कहते हैं, आपको भूख लगी है? और लारिमा कहती है, वो थोड़ी अलग लग रही है। और मार्बल तो रो रही होती है।